मेरी पत्नी मुझे फॉरेंसिक डॉक्टर होने की वजह से नीचा समझती थी और आखिरकार उसने एक जिगलो के साथ अफेयर कर लिया। तलाक की उसी रात मैं सीधे उस जिगलो की मंगेतर के साथ सो गया। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो महिला इतनी खूबसूरत होगी। लंबी टांगें, पतली कमर और पूरी रात हम दोनों साथ रहे। सच कहूं तो मेरा बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ। मुझे लगा था कि उस जोशीली रात के बाद हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब मैंने नई यूनिट ज्वाइन की तब पता चला कि वही महिला क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम की कप्तान है। श्याओ टिंग ने मेरी तरफ एक नजर डाली और उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा ठंडा और घमंडी लग रहा था। फॉरेंसिक डॉक्टर ये हमारी टीम है, कैप्टन श्याओ। मैं तुरंत आगे बढ़ा, हाथ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए बोला, कैप्टन श्याओ, नमस्ते। नमस्ते। वो ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे उसने मुझे पहले कभी देखा ही ना हो। ऊपर से पूरी तरह प्रोफेशनल बनने का नाटक कर रही थी। लेकिन जब वो मेरे पास से गुजरी, उसने हल्के से मेरा हाथ दबाया और वापस खींचने लगी, मगर मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने ठंडी नजरों से मुझे देखा, जबकि मैं आराम से भौएं उठाकर उसे देखता रहा। आखिर उसने जोर लगाकर अपना हाथ छुड़ा लिया। फॉरेंसिक डॉक्टर, उम्मीद है आपकी प्रोफेशनल स्किल्स अच्छी होंगी, मुझे निराश मत कीजिएगा। मैं मुस्कुराया। उस रात मैंने आपको निराश किया था क्या? ये सुनकर श्याओ टिंग ने मेरी तरफ दोबारा देखा तक नहीं और अपनी लंबी टांगों के साथ सीधे अपने ऑफिस की तरफ चली गई। मैं वापस फॉरेंसिक विभाग में आया और नए पोस्टमार्टम टेबल से परिचित होने लगा। मैं केमिकल कैबिनेट खोलकर काम शुरू करने ही वाला था कि असिस्टेंट श्याओ यांग तेजी से अंदर आया। भाई, ये किंगशान लेक में मछली पकड़ने वाले आदमी को एक सूटकेस मिला है, उसके अंदर एक सड़ी हुई लाश है। हम तुरंत किंगशान लेक के बाहरी इलाके की तरफ निकल पड़े। जब मैं वहां पहुंचा तब तक श्याओ टिंग और बाकी टीम पहले ही आ चुकी थी। काफी दूर से ही मुझे सड़न की बदबू महसूस होने लगी। श्याओ टिंग उस आदमी से बयान ले रही थी जिसने सूटकेस निकाला था। फॉरेंसिक डॉक्टर, यहाँ की बदबू बहुत तेज है, आप संभाल पाएंगे? कोई समस्या नहीं। श्याओ टिंग ने आग के कोने से मेरी तरफ देखा। वो उस रात वाली मोहक महिला से बिल्कुल अलग लग रही थी। काम के दौरान मैं हमेशा बेहद गंभीर और शांत रहता हूँ, पूरी तरह फोकस्ड। चेन मोंग ने पूछा, फॉरेंसिक डॉक्टर, ये लाश इतनी बुरी तरह सड़ चुकी है, क्या अब भी पहचान की जा सकती है? मैंने निरीक्षण करते हुए जवाब दिया, पीड़िता महिला है, उम्र लगभग 40 से 45 साल, लंबाई करीब 160 से 165 सेंटीमीटर। मृत्यु को कम से कम 1 साल हो चुका है। मृत्यु का सटीक कारण पोस्टमार्टम रूम में विस्तृत जांच के बाद ही पता चलेगा। सिस्टमैटिक ऑटोप्सी और टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट के बाद ही अंतिम निष्कर्ष निकलेगा। चेन मोंग ने तुरंत हाइड्रोलॉजी ब्यूरो से संपर्क किया। पिछले 1 साल में किंगशान लेक में जल प्रवाह और जल स्तर में हुए बदलावों का डेटा निकालो। हमें ये पता लगाना है कि लाश कब और कहां फेंकी गई थी। श्याओ हे को आदेश मिला, पिछले 1 साल में शहर से गायब हुई महिलाओं की सूची निकालो, उम्र और लंबाई के आधार पर फिल्टर करो और इस सूटकेस की उत्पत्ति की भी जांच करो। सब लोग अपने अपने काम में लग गए। दोपहर को श्याओ टिंग फॉरेंसिक लैब में आई। कुछ मिला? हाँ। मैंने रिपोर्ट उसकी तरफ बढ़ाई। पीड़िता का पहले गला दबाया गया जब तक वो बेहोश नहीं हो गई। इसके बाद हत्यारे ने किसी भारी मुंड वस्तु से उसके सिर पर हमला किया, जिससे गंभीर क्रेनियल इंजरी हुई और उसकी मृत्यु हो गई। हाइयोइड बोन और थायराइड कार्टिलेज दोनों में चोट के निशान हैं। ये साबित करता है कि मरने से पहले उसे हिंसक रूप से प्रताड़ित किया गया था। लेकिन हड्डियों का टूटना इतना गंभीर नहीं था कि सिर्फ घुटन से मौत हो जाए। मैंने खोपड़ी की तरफ इशारा किया। यहाँ देखिए, हड्डियों के टूटे हुए टुकड़े अंदर की तरफ धसे हुए हैं। इसका मतलब है कि मौत से पहले उसके सिर पर बार बार वार किया गया। पहले गला दबाया गया, फिर भारी वस्तु से हत्या की गई। ये साफ दिखाता है कि हत्यारे का हत्या करने का इरादा पहले से था। ये कोई अचानक गुस्से में किया गया अपराध नहीं था। शाउटिंग ने सिर हिला दिया। अगला कदम खोपड़ी का पुनर्निर्माण करना होगा ताकि हथियार का अनुमान लगाया जा सके, और माइक्रो ट्रेसेस की भी जांच करनी होगी। देखना होगा कि हथियार की पहचान हो सकती है या नहीं। आपने मेहनत की है। मैं मुस्कुराया। ये मेरा काम है। मैं आगे की जांच शुरू करने ही वाला था कि मेरा पेट जोर से गुर्राने लगा। सुबह से केस मिलने के बाद लगभग 7 घंटे बीत चुके थे और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया था। ये देखकर श्याओ टिंग ने धीरे से कहा, बस करो, पहले कुछ खा लो, कोई जल्दी नहीं है, चलो खाना खाते हैं। मैंने उसकी तरफ देखा। कैप्टन श्याओ, आप मुझे किस हैसियत से आदेश दे रही हैं? एक पुरानी बेड पार्टनर, एक सहकर्मी, या फिर उस जिगलों की पुरानी मंगेतर के रूप में? सहकर्मी। इतना कहकर वो मुड़ी और बिना पीछे देखे चल दी। मैं उसकी ठंडी और भावनाहीन पीठ को घूरता रहा, फिर मजाक में उसे हल्की सी लात मारने के लिए पैर उठाया, लेकिन अगले ही पल ऐसा लगा जैसे उसकी पीठ पर आंखें लगी हों। वो अचानक पलटी और ठीक उसी समय उसने मेरा उठाया हुआ पैर देख लिया। फॉरेंसिक डॉक्टर, ये लगता है आपको मेरे खिलाफ गहरी नाराजगी है। नाराजगी? मैं हंसा। कैप्टन श्याओ, आप कैसी बातें कर रही हैं? हम दोनों तो काफी गहराई से एक दूसरे को जान चुके हैं, फिर भी आप ऐसे व्यवहार कर रही हैं जैसे हम कभी मिले ही ना हो। मुझे याद है उस रात
उसने तुरंत बात काट दी। क्या फॉरेंसिक डॉक्टर ये ने खुद नहीं कहा था कि आगे कोई रिश्ता नहीं रहेगा? क्या आपको डर है कि मैं आपसे शादी की जिद करूंगी, या फिर आपकी नजरें शुरू से ही साफ नहीं थी? मैं मुस्कुराया। क्या करूं कैप्टन श्याव, आपका ये ठंडा और दूर दूर रहने वाला रवैया मुझे और भी ज्यादा आकर्षित कर रहा है। उसने गंभीर आवाज में कहा। मैं आखिरी बार दोहरा रही हूं, काम के अलावा मेरा अपने किसी सहकर्मी से कोई निजी रिश्ता नहीं होगा। ना वन नाइट स्टैंड, ना फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। ऐसी कोई बात दोबारा नहीं होगी। ठीक है, मैंने कंधे उचकाए। क्या करूं, मैं जन्म से ही थोड़ा जिद्दी हूं। जितना वो मुझे दूर धकेलती हैं, उतना ही मेरा मन उसे छेड़ने का करता है। वो जितना दिखाना चाहती थी कि कुछ हुआ ही नहीं, मैं उतना ही उसे याद दिलाना चाहता था। मैं और शाउटिंग एक के पीछे एक कैफेटेरिया में पहुंचे। बॉस, खाना ले लिया? शाउटिंग ने उधर इशारा कर दिया। खाना लेने के बाद हम दोनों आमने सामने बैठ गए। खाते हुए केस पर चर्चा करने लगे ताकि माहौल हल्का रहे। तभी चेन मोंग ने अचानक विषय बदल दिया। फॉरेंसिक डॉक्टर, ये चलिए कुछ हल्की बात करते हैं। आप हैंडसम भी हैं और अपने काम में भी बहुत अच्छे हैं। क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं? सच में? तो बहुत बढ़िया। हमारी बॉस भी अभी तक सिंगल हैं। तुम दोनों। थप। किसने मुझे लात मारी? चेन मोंग, तुम बेवजह मैच मेकिंग मत किया करो। खाना खाओ। बॉस, आपकी प्रतिक्रिया इतनी बड़ी क्यों है? कहीं आपको अभी भी अपने पुराने मंगेतर से प्यार तो नहीं है? सच कहूं तो वो आदमी शुरू से ही बड़ा दिखावटी लगता था। वो बिल्कुल भी आपके लायक नहीं था। चेन मोंग, मैंने कहा था ना, चुपचाप खाना खाओ। इंसानों की भाषा समझ नहीं आती क्या? चेन मोंग तुरंत चुप हो गई और बस हल्के से नाक सिकोड़कर रह गई। मैंने देखा कि शाउटिंग गुस्से से भरी हुई है, तो मैंने टेबल के नीचे से पैर बढ़ाकर उसे हल्की सी लात मार दी। लेकिन शाउटिंग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये देखकर मैंने फिर से उसे एक और किक मार दी। मैं खाना खा चुकी हूं। बॉस को क्या हो गया है? इतना गुस्सा क्यों है? कहीं सच में उन्हें? खाना खत्म करने के बाद मुझे मेरे दोस्त यी बाई का फोन आया। लाओ ये, मैं गुस्से से फटने वाला हूं। मेरे फेफड़े अभी गुस्से से फट जाएंगे। शांत हो जाओ यी बाई, आराम से बताओ क्या हुआ है। उस हरामखोर गिगोलो की ऐसी की तैसी। अभी मैं बस यही चाहता हूं कि उसके सामने पहुंच जाऊं और उसे टुकड़े टुकड़े कर दूं। अभी अभी मैं अपने दूसरे अकाउंट से उस गिगोलो की टाइमलाइन देख रहा था। वो घटिया औरत फू न्यान न्यान, उसने उसे एक रोलेक्स घड़ी गिफ्ट की है। तुम दोनों की शादी को इतने साल हो गए थे, क्या उसने कभी तुम्हें कोई ढंग का तोहफा दिया था? उसने कभी दिन से तुम्हारी परवाह ही नहीं की। मैं हंस पड़ा। ये बाई, छोड़ भी दो। फू न्यान न्यान और मेरा अब कोई संबंध नहीं है। जिस पल हमने तलाक के कागजों पर साइन किए, उसी पल सब खत्म हो गया। वो अपनी जिंदगी जिए, मैं अपनी। वो किसी को रोलेक्स दे या दुनिया के सामने प्यार जताए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम्हें भी इन बातों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। इसके लायक नहीं है। वो सच में अंधी है। तुम जैसे अच्छे आदमी को छोड़कर उस घटिया आदमी के पास चली गई। एक दिन उसे जरूर पछतावा होगा, जरूर होगा। कुछ देर तक गपशप करने के बाद मैंने फोन रख दिया और वापस फॉरेंसिक विभाग में जाकर रात भर ओवरटाइम करने लगा। जांच पूरी होने के बाद मैं रिपोर्ट लेकर शाउटिंग के पास गया। पिछली रात शाउटिंग भी पूरी रात नहीं सोई थी। वो एविडेंस रूम में सूटकेस की जांच कर रही थी। इस सूटकेस की सामग्री और पुरानी निर्माण तकनीक को देखकर लगता है कि ये कई दशकों पहले किसी छोटे वर्कशॉप या पुराने हार्डवेयर कारखाने में हाथ से बनाया गया होगा। श्याव है, शहर और आसपास के इलाकों में जांच करो कि पहले कौन कौन से पुराने हार्डवेयर कारखाने ऐसे सूटकेस बनाते थे, खासकर वो जो बंद हो चुके हैं या अपना व्यवसाय बदल चुके हैं। जी कैप्टन श्याव। श्याव है बाहर निकला और मुझे देखकर बोला, फॉरेंसिक डॉक्टर ये, आप आ गए? क्या आप कैप्टन श्याव से मिलने आए हैं? शाउटिंग ने मुड़कर मेरी तरफ देखा। मैं आगे बढ़ा और रिपोर्ट उसके हाथ में दे दी। ये रात भर की मेहनत का प्रारंभिक परिणाम है। बोलिए। 3D स्कल रिकंस्ट्रक्शन और चोटों के विश्लेषण के आधार पर घातक वार करने वाली वस्तु का संपर्क क्षेत्र गोलाकार था, लगभग 10 सेंटीमीटर व्यास, किनारे हल्के घुमावदार और संरचना कठोर थी। प्रारंभिक तुलना के अनुसार ये किसी बड़े क्रिस्टल या ग्लास के एस्ट्रे जैसी वस्तु से मेल खाती है। इसके अलावा कपड़ों के रेशों में हमें बहुत कम मात्रा में इत्र के अवशेष मिले हैं। विश्लेषण से पता चला कि ये गुलाब आधारित एक विशेष प्रकार का परफ्यूम है। ये ब्रांड बाजार में काफी दुर्लभ है। शाउटिंग ने सिर हिलाया। ये जानकारी बहुत उपयोगी है। मैंने लंबी जमाही ली। तो आगे की जांच और सत्यापन का काम अब आप लोगों का है। बाकी मैं सोने जा रहा हूं। रात भर जागकर मरने की नौबत आ गई है। जब मैं गाड़ी चलाकर घर लौट रहा था तब मैंने देखा कि शाउटिंग अपनी टीम के साथ जांच के लिए निकल चुकी थी। जांच के दौरान उन्होंने पिछले 2 वर्षों के उस परफ्यूम के बिक्री रिकॉर्ड खंगाले। 40 से 45 वर्षीय महिला ग्राहकों की सूची तैयार की गई। दूसरी ओर पुराने हार्डवेयर कारखानों की जांच कर रहे पुलिसकर्मियों ने उन लोगों की सूची भी ढूंढ निकाली जिन्होंने सालों पहले ऐसे सूटकेस बनवाए थे। सभी सुराग आखिरकार एक महिला पर जाकर टिके। उसका नाम था जियांगनिंग। जियांगनिंग, महिला, 42 वर्ष, 1 साल पहले विदेश में इलाज कराने के बहाने चली गई थी। उसके सोशल मीडिया अकाउंट आज तक अपडेट हो रहे थे।
आईपी एड्रेस विदेश का दिख रहा था, लेकिन उसका पति शू बाइनियन पूरे 1 साल में एक बार भी देश से बाहर नहीं गया। न रिश्तेदारों को पता था कि वो अपनी पत्नी से मिलने गया हो, न पड़ोसियों को। ये बात बेहद असामान्य थी। श्याओटिंग ने जियांगनिंग की जानकारी मुझे देते हुए कहा, कृपया जल्द से जल्द दांतों की संरचना, खोपड़ी और श्रोणी पल्विस की हड्डियों का मिलान कीजिए। देखिए कि ये जियांगनिंग से मेल खाती है या नहीं। ठीक है। दोपहर में मैं रिपोर्ट लेकर वापस आया। पुष्टि हो गई है, मृतिका जियांगनिंग ही है। श्याओटिंग ने तुरंत कहा, पहचान की पुष्टि हो चुकी है। इसका मतलब अब हमारे पास जांच का स्पष्ट लक्ष्य है। ये अब किसी अज्ञात सड़ी हुई लाश का मामला नहीं रहा, ये सीधे जियांगनिंग की हत्या का मामला है। 5 मिनट बाद पूरी टीम मीटिंग रूम नंबर 1 में इकट्ठा हो गई। जियांगनिंग, महिला, उम्र 42 वर्ष। जीवन काल में वो येचेंग विश्वविद्यालय के कला विभाग में पारंपरिक चीनी चित्रकला की प्रोफेसर थी। 3 साल पहले वो अपने माता पिता के साथ यात्रा पर गई थी और गंभीर सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई। वो बच गई, लेकिन उसकी दाहिनी कलाई की नसें गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई। नतीजतन वो पहले जैसी बारीक पेंटिंग नहीं बना सकी। एक चित्रकला प्रोफेसर के लिए ये लगभग जीवन नष्ट कर देने वाला आघात था। 1 साल पहले उसने इलाज के लिए विदेश जाने की बात कही थी। रिकॉर्ड बताते हैं कि उसने फ्लाइट टिकट खरीदी थी और एयरपोर्ट की सुरक्षा जांच भी पार कर ली थी, लेकिन फॉरेंसिक समय सीमा के अनुसार पता चलता है कि उड़ान भरने से पहले ही उसकी योजना बदल दी गई थी या उसे मजबूर किया गया था। यानी विदेश जाने की पूरी कहानी शुरू से ही झूठ थी। उसका पति शू बाइनियन भी येचेंग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है। जियांगनिंग पूरे 1 साल से गायब थी, लेकिन पति ने कभी गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं लिखवाई। इसके विपरीत उसके सोशल मीडिया अकाउंट हर कुछ दिनों में अपडेट होते रहे। सिर्फ महिला के हाथ में ही उसका फोन हो सकता था। वर्तमान परिस्थितियों में शू बाइनियन सबसे बड़ा संदिग्ध है। शू बाइनियन को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लाया गया। श्याओटिंग इंटेरोगेशन रूम में दाखिल हुई। लगातार कई रातों के जागरण ने उसे और भी ज्यादा ठंडा और दबावपूर्ण बना दिया था। शू बाइनियन अब मध्यम आयु का आदमी था, लेकिन उसने खुद को बहुत अच्छी तरह संभाल रखा था। न उसका पेट निकला हुआ था, न सिर पर गंजापन था। अपने ऊपर एक पढ़े लिखे और सभ्य इंसान वाला आभा मंडल लिए हुए था। ऑफिसर, आखिर हुआ क्या है? मुझे अचानक यहाँ क्यों लाया गया है? श्याओटिंग ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या आपको पता है कि आपकी पत्नी जियांगनिंग की लगभग 1 साल पहले हत्या कर दी गई थी? असंभव, ये बिल्कुल असंभव है। वो तो विदेश में इलाज करवा रही है। कल ही उसने मुझे वीचैट पर मैसेज किया था। उसने कहा था कि सब कुछ ठीक चल रहा है। आप झूठ बोल रही हैं। श्याओटिंग की आवाज ठंडी थी। अभी जब आपने असंभव कहा तब आपकी आंखें बार बार ऊपर बाईं ओर जा रही थीं। व्यवहार विज्ञान के अनुसार इसका मतलब ये होता है कि आपका दिमाग किसी वास्तविक याद को नहीं, बल्कि एक काल्पनिक दृश्य को बना रहा है। आपके बाएं होंठ की मांसपेशियां भी अस्वाभाविक रूप से खिंची थीं। जब कोई इंसान जानबूझकर हैरानी का अभिनय करता है, तब अक्सर ऐसे सूक्ष्म संकेत दिखाई देते हैं। आपकी हैरानी अभिनय थी। मैं सच में नहीं जानता कि आप क्या कह रही हैं। आंखों की हरकत कैसी, होठों की मांसपेशियां कैसी। मैं बस बहुत ज्यादा सदमे और दर्द में हूं। मेरी पत्नी के साथ कुछ हुआ है। मुझसे ज्यादा दुखी कोई नहीं हो सकता। आप कैसे सिर्फ इन बातों के आधार पर मुझ पर आरोप लगा सकती हैं? श्याओटिंग ने सीधे पूछा। आपने कहा कि जियांगनिंग लगातार आपसे संपर्क में थी। क्या आप दोनों ने कभी वीडियो कॉल की? हु बाइनियन चुप हो गया। श्याओटिंग आगे बोली, मैं आपसे पूछती हूं, आपको किस आधार पर यकीन है कि दूसरी तरफ जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा था वो वास्तव में जियांगनिंग ही थी? अगर वो सचमुच विदेश में इलाज करवा रही थी तो पूरे 1 साल में आपने एक बार भी विदेश जाने की कोशिश क्यों नहीं की? एक बार भी उसे देखने नहीं गए? एक बार भी वीडियो कॉल करने की कोशिश नहीं की? क्या ये सामान्य बात लगती है? हु बाइनियन ने धीरे से सर झुका लिया। ऑफिसर, 3 साल पहले जो दुर्घटना हुई थी उसके बाद वो पूरी तरह बदल गई थी। जब भी मैं उसके करीब जाने की कोशिश करता वो मुझे दूर भगा देती। मैं बहुत चिंतित था, लेकिन उसके चेहरे पर जो निराशा थी उसे देखकर मुझे डर लगता था कि अगर मैंने कुछ और कहा तो शायद उसके जीने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। जिस दिन वो गई थी मैं खुद उसे एयरपोर्ट छोड़ने गया था। मैंने अपनी आंखों से उसे सुरक्षा जांच पार करते देखा था। अगर मुझे पता होता कि बात यहां तक पहुंच जाएगी तो मैं उसे हर हाल में रोक लेता या उसके साथ चला जाता। श्याओटिंग के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया। उसने सूटकेस से जुड़ी फाइल निकालकर हु बाइनियन के सामने फेंक दी। ये सूटकेस 30 साल पहले जियांगनिंग के पति ने अपने औधे सिक्के के पुराने हार्डवेयर कारखाने में विशेष रूप से बनवाया था। ये उसकी शादी के दहेज का हिस्सा था। ये सूटकेस हमें चिंगशान लेक की तलहटी से मिला और इसके अंदर जियांगनिंग की सड़ी हुई लाश थी। ये सूटकेस आपके घर से गायब हुआ था। क्या आप मुझे ये कहने वाले हैं कि आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था? जब जियांगनिंग घर पर नहीं थी तब ये सूटकेस कहाँ गया था? शायद कहीं रखा हुआ होगा।
या शायद मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। मैं सच में नहीं जानता। मैं हमेशा यही सोचता रहा कि मेरी पत्नी जिंदा है, और अब आप लोग अचानक मुझे बता रहे हैं कि वो मर चुकी है और उसकी लाश उसी सूटकेस में मिली है। इस समय मुझसे ज्यादा सदमे में कोई नहीं है। मैं उससे प्यार करता था। निंगनिंग की जान मेरी अपनी जान से भी ज्यादा कीमती थी। मैं उसे नुकसान कैसे पहुंचा सकता हूं? अगर मेरे मन में कभी भी उसे नुकसान पहुंचाने का विचार आया हो तो मुझे बुरी मौत मिले, लेकिन उनके पास अभी तक ठोस सबूत नहीं थे। विशेष अनुमति के बावजूद वे उसे केवल 48 घंटे तक ही हिरासत में रख सकते थे। इसका मतलब था कि अगले 48 घंटों के अंदर उन्हें सबसे मजबूत सबूत ढूंढना ही होगा। इसी बीच श्याओटिंग और ट्रेन मोंग येचेंग यूनिवर्सिटी पहुंचे। वे जियांगनिंग और हु बाइनियन के सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों से मिले। वे दोनों हमारे विश्वविद्यालय के आदर्श दंपति माने जाते थे। प्रोफेसर हु का परिवार काफी गरीब था। सुना है कि उनकी पढ़ाई जियांगनिंग के परिवार की आर्थिक मदद से पूरी हुई थी। बाद में जब उनका करियर स्थिर हुआ तब उन्होंने प्रोफेसर जियांग से शादी कर ली। यहां तक कि जब उन्हें पता चला कि स्वास्थ्य कारणों से जियांगनिंग के लिए बच्चे पैदा करना लगभग असंभव है, तब भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। वे हमेशा उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। दूसरी तरफ श्याओ हे पड़ोसियों के बयान इकट्ठे कर रहा था। अरे ऑफिसर, हु बाइनियन जैसे आदमी बहुत कम मिलते हैं, एकदम आदर्श पति। जियांगनिंग के परिवार की दुर्घटना के बाद और उसकी कलाई खराब होने के बाद उसका स्वभाव पूरी तरह बदल गया था। वो अक्सर घर में चीजें तोड़ती थी और प्रोफेसर हु पर चिल्लाती रहती थी। बहुत बुरी बुरी बातें कहती थी। हमने खुद कई बार सुना है। पुलिस स्टेशन लौटते समय ट्रेन मोंग गुस्से में बोली, ये हु बाइनियन सच में कमाल का आदमी है। विश्वविद्यालय में वो एक आदर्श पति है। पड़ोसियों की नजर में ऐसा आदमी जिसे चाहे जितना अपमानित करो वो कभी पलटकर जवाब नहीं देता। उसने एक परफेक्ट अच्छे पति का मुखौटा बना रखा है। श्याओटिंग ने गंभीर स्वर में कहा, और शायद यही वजह है कि किसी ने कभी उस पर शक नहीं किया। उसने तुरंत तकनीकी विभाग को फोन किया। जियांगनिंग के सोशल मीडिया अकाउंट का आईपी ट्रेस करो। किसी ने निश्चित रूप से तकनीकी तरीके से उसकी लोकेशन विदेश दिखाने की कोशिश की है, लेकिन असली गतिविधियां शायद देश के अंदर से हुई हैं। जांच शुरू करो। फिर उसने ट्रेन मोंग की तरफ देखा। हु बाइनियन के विश्वविद्यालय रिकॉर्ड निकालो। खास तौर पर यह पता लगाओ कि उसने कभी कंप्यूटर साइंस या किसी तकनीकी विषय की पढ़ाई की थी या नहीं। उसी समय जब श्याओटिंग पुलिस स्टेशन के अंदर जाने वाली थी, उसकी नजर फूलों की क्यारी के पास खड़ी एक युवा लड़की पर पड़ी। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल थीं। श्याओटिंग उसके पास गई और नरम स्वर में बोली, नमस्ते, मैं यहां काम करती हूं। क्या आपको किसी मामले में मदद चाहिए? लड़की ने घबरा कर कहा, मैं येचेंग यूनिवर्सिटी की छात्रा हूं। मैंने सुना है कि प्रोफेसर जियांगनिंग की 1 साल पहले हत्या कर दी गई है। क्या ये सच है? कृपया मुझे बताइए कि ये सच नहीं है। श्याओटिंग ने पूछा, आप उनकी छात्रा हैं? जी, मेरा नाम शियाशिन रान है। मैं प्रोफेसर जियांग की रिसर्च स्टूडेंट हूं। मेरे घर की हालत बहुत खराब थी। एक समय ऐसा आ गया था कि मेरे पास पढ़ाई छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसी समय प्रोफेसर जियांग ने चुपचाप मेरी ट्यूशन फीस भर दी थी। वो हमेशा मेरा हौसला बढ़ाती थीं। वो सच में बहुत अच्छी इंसान थी, एक बेहतरीन टीचर थीं। उनके साथ ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ आते जाते लोगों के बीच बात करना ठीक नहीं होगा। तुम मेरे साथ अंदर चलो, हम किसी शांत जगह बैठकर आराम से बात करते हैं। शियाओटिंग उस छात्रा को पुलिस स्टेशन के अंदर ले गई। उसे एक गिलास पानी देकर शांत होने का समय दिया गया। उसके बाद शियाओटिंग ने पूछा, मुझे अफसोस है कि मुझे तुम्हें यह बताना पड़ रहा है, लेकिन प्रोफेसर जियांगनिंग की 1 साल पहले ही मौत हो चुकी थी। हम अभी इसी केस की जांच कर रहे हैं। अब मैं चाहती हूं कि तुम मुझे जितना हो सके उतनी विस्तार और सटीकता से बताओ। तुमने आखिरी बार प्रोफेसर जियांगनिंग को कब देखा था और उस समय क्या हुआ था? छात्रा ने कुछ देर सोचा और बोली, उस समय यूनिवर्सिटी में फ्रांस जाने के लिए एक बहुत कीमती एक्सचेंज स्कॉलरशिप थी। प्रोफेसर जियांग मुझ पर बहुत भरोसा करती थी, इसलिए उन्होंने मुझे पूरे जोर से विभाग के सामने रेकमेंड किया था। असल में विभाग लगभग मुझे चुन ही चुका था, लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ, चुने गए छात्रों की सूची अचानक बदल गई। प्रोफेसर शू ने एक छात्रा लिन थियान थियान की सिफारिश कर दी। आखिरी बार मैंने प्रोफेसर जियांग को उसी दिन देखा था। वो और प्रोफेसर शू इसी एक्सचेंज प्रोग्राम को लेकर बहुत भयानक तरीके से झगड़ रहे थे। शियाओटिंग ने तुरंत पूछा, लिन थियान थियान यानी वही लड़की जिसने तुम्हारी एक्सचेंज सीट छीन ली थी, वो प्रोफेसर शू की छात्रा थी? हाँ, उसकी पढ़ाई कैसी थी और उसका प्रोफेसर जियांग के साथ रिश्ता कैसा था? शिया शिनरान ने आंसू पोंछे। मेरे ग्रेड पूरे बैच में नंबर 1 थे, जबकि लिन थियान थियान मुश्किल से टॉप 20 में आती थी, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रोफेसर शू ने उसकी सिफारिश की थी, आखिर में वही एक्सचेंज छात्रा चुनी गई। उस दिन मैं पेंटिंग रूम में थी। मुझे याद है कि प्रोफेसर जियांग बहुत ज्यादा गुस्से में थी। उन्होंने प्रोफेसर शू पर चिल्लाते हुए सुना था।
उन्होंने कहा था, हु बाइनियन, अगर तुमने लिन थियान थियान को भेजा तो मैं तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर दूंगी। शियाओ टिंग की आंखें चमक उठी। बहुत अच्छा, तुमने हमें बहुत महत्वपूर्ण सुराग दिया है, धन्यवाद। शिया शिनरान ने धीमी आवाज में पूछा, ऑफिसर, क्या मैं प्रोफेसर जियांग को आखिरी बार देख सकती हूं? मैं उन्हें अंतिम विदाई देना चाहती हूं। शियाओ टिंग ने जवाब दिया, फिलहाल केस की जांच चल रही है, लेकिन जब समय आएगा तब तुम उनकी छात्रा के रूप में उन्हें विदाई दे सकती हो। धन्यवाद ऑफिसर, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जल्द से जल्द सच का पता लगा लेंगे ताकि प्रोफेसर जियांग को शांति मिल सके। शिया शिनरान के जाने के बाद शियाओ टिंग ने सोंगचिंग को बुलाया। सोंगचिंग, तुरंत जांच शुरू करो। येचिंग यूनिवर्सिटी की छात्रा लिन थियान थियान के बारे में सारी जानकारी चाहिए, उससे जुड़ी हर चीज। उधर पूछताछ कक्ष में शियाओ टिंग को अंदर आते देखकर हु बाइनियन ने धीरे से अपनी पलकें उठाई। ऑफिसर शियाओ, लगता है आपको फिर से मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन अगर मुझे सही याद है तो अब 48 घंटे पूरे होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी है और अभी तक आपको मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। अगर इसके बाद भी आपने मुझे रोके रखा तो ये अवैध हिरासत होगी। मेरा वकील रास्ते में है, जब मैं बाहर निकलूंगा तो आप लोगों की शिकायत जरूर करूंगा। शियाओ टिंग बिना किसी भाव के उसके सामने बैठ गई। जब आप सबसे मुश्किल दौर में थे तब जियांग निंग के माता पिता ने आपकी पढ़ाई का खर्चा उठाया था। जब आपके पास कुछ नहीं था तब जियांग निंग ने आपका साथ चुना था। उसने सालों तक आपका सहारा बनकर साथ दिया, यहां तक कि उसने अपनी पहचान तक छोड़ दी। हु बाइनियन, क्या उसका अंतिम अंजाम यही होना चाहिए था कि आप उसे मार डालें और उसके शव को एक सूटकेस में भरकर झील की तलहटी में फेंक दें? क्या आपको जरा भी पछतावा नहीं है? वो फिर से मासूम चेहरा बनाने लगा। ऑफिसर शियाओ, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रही हैं। ये सच है कि मेरे सास ससुर ने मेरी मदद की थी और निंगी ने भी हमेशा मेरा साथ दिया था। मैं ये सब कभी नहीं भूला। इसी वजह से मैं उससे और भी ज्यादा प्यार करता था और उसकी कदर करता था। आज तक मैं नहीं समझ पाया कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है। मुझसे ज्यादा दुखी यहां कोई नहीं है। वो फिर से रोने का नाटक करने लगा। मैं तो हर दिन यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग जल्द से जल्द सच्चाई ढूंढ निकालें ताकि निंगी और मुझे इंसाफ मिल सके, लेकिन आप लोग जांच करते रहे और कुछ नहीं मिला। अब बस मुझे बार बार यहां बंद करके दबाव बना रहे हैं। आखिर आप लोग करना क्या चाहते हैं? सत्ता का दुरुपयोग, जबरदस्ती कबूल करवाना चाहते हैं? उसकी बेशर्मी देखकर मेरा खून खौल उठा। ये आदमी तो ठंडे खून का मॉन्स्टर था। हु बाइनियन आगे बोला, ऑफिसर शियाओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि असली कातिल नहीं मिला इसलिए आपने किसी एक आदमी को पकड़कर पूरा इल्जाम उसके सिर मढ़ दिया ताकि केस जल्दी बंद हो जाए? उसकी उकसाने वाली बातों पर भी शियाओ टिंग के चेहरे पे कोई बदलाव नहीं आया। उसने बस एक फोटो निकाली और मेज पर फेंक दी। खुद देख लो, ये क्या है? हु बाइनियन ने नीचे देखा, लेकिन सिर्फ एक नजर देखते ही उसका चेहरा बदल गया। फोटो में लिन थियान थियान थी। वो अपनी मां के साथ एक बच्चे को गोद में लिए एक रिहायशी इलाके से बाहर निकल रही थी और उस बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में पिता के नाम वाली जगह पर हु बाइनियन का नाम लिखा हुआ था। शियाओ टिंग ठंडी आवाज में बोली, हु बाइनियन, जियांग निंग को बहुत पहले ही तुम्हारे अफेयर के बारे में पता चल गया था। उसे ये भी पता था कि लिन थियान थियान गर्भवती है। तुम्हें डर था कि वो तुम्हारी सच्चाई सबके सामने ला देगी, तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, इसलिए तुमने उसे मार डाला। नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा। मान लो मेरा अफेयर था तो भी वो सिर्फ नैतिकता की समस्या है। मेरी पत्नी की मौत से उसका कोई संबंध नहीं है। उसी समय तकनीकी विभाग का एक पुलिस अधिकारी तेजी से अंदर आया। कैप्टन शियाओ, हमें जियांग निंग का मोबाइल फोन मिल गया है। ये शहर के पश्चिमी बाहरी इलाके के किराए के कमरे से मिला है। कमरा हु बाइनियन के पिता के नाम से किराए कर लिया गया था और हमने हु बाइनियन के विश्वविद्यालय रिकॉर्ड भी जांच लिए हैं। वो सचमुच कंप्यूटर से जुड़े वैकल्पिक कोर्स पढ़ चुका है। वो वर्चुअल लोकेशन और डेटा फर्जीवाड़े की तकनीकों में काफी माहिर है। हम फोन पर मौजूद फिंगरप्रिंट्स की जांच शुरू कर रहे हैं। शियाओ टिंग ने हु बाइनियन की तरफ देखा। फिंगरप्रिंट्स झूठ नहीं बोलते और तुम्हारे सारे छुपाए हुए सबूत अब एक एक करके सामने आने वाले हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसे मार डालूंगा। हु बाइनियन की भावनाएं एक पल में टूट गईं। वो कुर्सी पर डहकर बैठ गया, दोनों हाथों से अपना माथा पकड़ लिया। उसकी आवाज भर्रा गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसे मार डालूंगा। वही थी जो हमें बिल्कुल चैन से जीने नहीं दे रही थी। मैं सच में जियांग निंग से बहुत प्यार करता था। मैं पहाड़ों के एक गरीब गांव से निकला हुआ लड़का था। हम हाई स्कूल के समय से एक दूसरे को जानते थे। उस समय उसकी पढ़ाई मुझसे बहुत बेहतर थी। मुझे संघर्ष करते देखकर वो खुद मुझे पढ़ाने आ गई थी। बाद में मैं यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गया, लेकिन घर की हालत ऐसी नहीं थी कि फीस भर सकें। तब जियांग निंग ने अपने माता पिता से बात की और उन्होंने मेरी पूरी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई स्पॉन्सर करने के लिए हामी भर दी। उस समय मैंने खुद से वादा किया था, मैं हु बाइनियन चाहे बैल बनूं या घोड़ा, जिंदगी भर जियांग निंग का अच्छा साथ दूंगा, उसके परिवार के एहसान का बदला चुकाऊंगा। हम दोनों यूनिवर्सिटी में ही रुक गए और शादी कर ली।
हर कोई हमें आदर्श दंपत्ति कहता था, स्वर्ग में बनी जोड़ी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि मेरे दिल में कितना दर्द था। वो हर चीज में मुझसे बेहतर थी। उसकी पेंटिंग्स हर कुछ दिनों में कोई ना कोई पुरस्कार जीत जाती थी। वो मुझसे पहले प्रोफेसर बन गई थी और मैं आज जहां पहुंचा था, पहाड़ों से निकलकर शहर में बस पाया था, यूनिवर्सिटी में नौकरी पा सका था, ये सब जियांग निंग और उसके परिवार की वजह से था। हर बार जब मैं उसके मायके जाता था, उसके माता पिता ऊपर से तो विनम्र रहते थे, लेकिन उनकी हर बात में छिपा हुआ ताना होता था, जैसे उनकी बेटी ने कोई बहुत बड़ा त्याग किया हो और मैं बस एक गरीब आदमी हूं जिसने ऊंची जगह पर शादी कर ली। उनकी नजरों में मैं हमेशा वही गरीब लड़का था जो उनकी मदद के बिना कुछ नहीं बन सकता था। उस घर में मुझे जियांग निंग से बहस करने का भी हक नहीं था। अगर बहस करता तो मुझे एहसान फरामोश कहा जाता। ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य जाल मुझे हर दिन और कसता जा रहा है। मैं घुट रहा था, लेकिन फिर भी मैंने सब कुछ सह लिया। मैंने सोचा यही मेरी किस्मत है। लेकिन एक बात थी जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो कभी मां नहीं बन सकती थी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि समस्या उसी में थी। लेकिन जानते हो उसने मुझसे क्या कहा था? उसने कड़वी हंसी हंसी। उसने कहा, कोई बात नहीं बाइनियन, अगर हम बच्चे पैदा नहीं कर सकते तो भी ठीक है। उसके लिए ये बात कहना आसान था, लेकिन मैं एक परंपरावादी पहाड़ी गांव से आया था। जब भी मैं घर फोन करता, मेरी मां रोने लगती थी। वो कहती थी आखिर पिछले जन्म में मैंने कौन सा पाप किया था। मैं जियांग निंग से प्यार करता था, इसीलिए मैंने खुद को इस शादी को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, मैं अपने साथ काम करने वालों को उनके बच्चों के साथ देखता, सोशल मीडिया पर उनकी खुशियां देखता और अपनी मां को छिपकर आंसू पोंछते देखता। मेरा दिल टूट जाता था। लिन थ्यान थ्यान हमारे ही गांव की लड़की थी। उसका परिवार तो मुझसे भी गरीब था। मैंने उसकी पढ़ाई में मदद की। बाद में वो येचंग यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गई और मेरी छात्रा बन गई। वो मेरी बहुत इज्जत करती थी। वो कहती थी कि मैं किसी भी दूसरे प्रोफेसर से बेहतर पढ़ाता हूं। वो ये भी कहती थी कि मुझे जियांग निंग की चमक के पीछे दब जाना नहीं चाहिए। मेरी नजर में वो बस एक मेहनती और एहसान मानने वाली लड़की थी। मैं उसका थोड़ा खास ख्याल रखता था। आखिर वो मेरे गांव की थी और उसकी पढ़ाई में मैंने मदद की थी। लेकिन उस समय मैंने कभी अफेयर के बारे में नहीं सोचा था। फिर वो घटना हुई 3 साल पहले। मेरी मां कुछ रिश्तेदारों को लेकर शहर घूमने आई थी। उस दिन जियांग निंग किसी काम में व्यस्त थी और खुद उनका स्वागत नहीं कर सकी, तो मेरी मां खुद खाना खरीदने चली गई। उसने कहा कि घर पर ही सबके लिए खाना बना लेगी। हमारे घर में एक कुत्ता था। जियांग निंग 7 साल पहले उसे सड़क से उठाकर लाई थी। आमतौर पर वो बहुत शांत रहता था, लेकिन उस दिन वो एक मेहमान को लगातार घूर रहा था और गुर्रा भी रहा था। वो मेहमान परेशान हो गया और उसने कुत्ते को लात मार दी। शायद लात बहुत जोर से लगी थी, इसीलिए कुत्ता बेहोश हो गया। फिर उस आदमी ने मेरी मां को उकसाया। उसने कहा वैसे भी कुत्ता बेहोश है, क्यों ना इसे मारकर सब लोग मिलकर इसका मांस खा लें। इसके बाद जियांग निंग घर लौटी। घर में आते ही उसने सबसे पहले कुत्ते को ढूंढा। जब वो नहीं मिला तो मेरी मां ने झूठ बोल दिया कि वो खुद बाहर भाग गया है। लेकिन जियांग निंग ने विश्वास नहीं किया। उसने लिविंग रूम का कैमरा चेक कर लिया और उसे पूरी सच्चाई पता चल गई। उसे पता चल गया कि उसके कुत्ते को मारकर खा लिया गया है। वो उसी वक्त पागल हो गई। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने किसी को नहीं छोड़ा। उसने मेरे परिवार वालों से और मेरी मां से माफी मंगवाई। इतना ही नहीं, उसने सब रिश्तेदारों को घर से निकाल दिया, मेरी मां और बाकी लोगों को भी। उस घटना ने मुझे बहुत शर्मिंदा कर दिया। जब मैं गांव लौटा तो लोग मेरी तरफ उंगली उठाकर बातें करते थे। वो हमेशा कहती थी कि वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन इतनी सी बात पर उसने मेरी जरा भी इज्जत नहीं रखी। मेरी मां गुस्से और अपमान से बीमार पड़ गई, लेकिन जियांग निंग एक बार भी गांव उसे देखने नहीं गई। वो और उसके माता पिता दिल से हमेशा मुझे नीचा समझते थे। क्या एक कुत्ता इतना जरूरी था? वो खुद बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी। मैंने कभी इसके लिए उसे दोष नहीं दिया। अगर उसका कुत्ता पहले हमारे रिश्तेदारों को काटने नहीं दौड़ता तो क्या मेरी मां उसका मांस पकाती? शियाओटिंग की भौहें कस गई। जियांग निंग ने उस कुत्ते को 7 साल तक पाला था। इसका मतलब वो उससे परिवार की तरह प्यार करती थी। शायद हर दिन काम से लौटते समय वो इसी बात का इंतजार करती होगी कि उसका कुत्ता चप्पल मुंह में दबाकर दरवाजे पर उसका स्वागत करेगा। शायद खाना खाने के बाद वो उसे घुमाने ले जाती होगी। तुम्हारी मां और रिश्तेदारों ने उसके साथी को मारकर खा लिया। क्या तुमने कभी सोचा कि उसके दिल पर क्या बीती होगी? मुझे पता था कि वो दुखी थी। मैंने उससे कहा भी था कि अगर वो चाहे तो मैं उसे दूसरा कुत्ता ला दूंगा, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा कि उस कुत्ते जैसी समझ किसी और में नहीं हो सकती। शियाओटिंग की आवाज और ठंडी हो गई। लेकिन तुम में भी नहीं थी। तुम तो जानवरों से भी बदतर निकले। हु बाइनियन अचानक चिल्लाया। अगर मैं इतना बुरा था तो भगवान ने मुझे सजा क्यों नहीं दी? उल्टा जियांग निंग के माता पिता की जान ले ली। इससे साबित होता है कि भगवान भी उनसे नफरत करता है। वे हमेशा कहते थे कि मुझे अपने बेटे जैसा मानते हैं, लेकिन अंदर से वे मुझे और मेरे गांव वाले माता पिता को नीचा समझते थे। उनकी मौत के बाद और जियांग निंग की कलाई खराब हो जाने के बाद, जब वो फिर कभी ठीक से पेंटिंग नहीं बना सकी,
वो पूरी तरह बदल गई। छोटी छोटी बातों पर मुझसे लड़ने लगी थी। मैं तंग आ चुका था। एक बार नए साल पर भी वो मेरे साथ गांव जाने को तैयार नहीं हुई। मुझे अकेले जाना पड़ा। रिश्तेदारों ने फिर वही बातें शुरू कर दी कि हमारा खानदान खत्म हो जाएगा। उनकी हर बात सुई की तरह मेरे माता पिता के दिल में चुभती थी और वे सारी बातें मुझ पर भी विश्वास करने लगी थी। मेरी माँ ने तो आखिरी चेतावनी तक दे दी थी, अगर इस जन्म में मैं अपने पोते को गोद में नहीं उठा पाई तो मरकर भी मेरी आंखें बंद नहीं होंगी। उसी दौरान लिन थियान थियान भी छुट्टी लेकर गांव लौट आई। मेरा मूड बहुत खराब था। घर बर्फ के तहखाने जैसा था, गांव दबाव डालने वाली मशीन जैसा। सिर्फ लिन थियान थियान ही थी जो मेरे पास बैठती, मुझसे बातें करती और मेरा मन हल्का करती। वो बातों में बहुत मीठी थी और लोगों को दिलासा देना जानती थी। जब भी मैं उदास होता वो बड़े प्यार से मुझे सांत्वना देती। उस रात में नशे में था। शराब के असर में मैंने और लिन थियान थियान ने सीमा पार कर दी। उसके बाद लिन थियान थियान मेरी बाहों में लेटी हुई थी। वो मुझे समझा रही थी कि खुद को दोष मत दो, वो कभी मेरे परिवार को बर्बाद नहीं करेगी। उसने कहा कि वो मुझे बहुत पहले से पसंद करती थी, उसे बस मेरे साथ रहने का मौका मिल जाए वही काफी है। यहां तक कि अगर उसे दूसरी औरत बनकर रहना पड़े तब भी उसे मंजूर है। भला कौन ऐसी लड़की को नापसंद करेगा? जवान, खूबसूरत, कोमल और ऊपर से मेरी प्रशंसक। एक बार शुरुआत हुई तो दूसरी बार भी हुई, फिर तीसरी बार। मैं और लिन थियान थियान बड़ी सावधानी से सबकी नजरों से बचते रहे। उसने कभी मुझसे ज्यादा मांग नहीं की, बस चुपचाप मेरे साथ रहती रही। मैंने कभी तलाक लेने के बारे में नहीं सोचा। आखिर जियांग निंग और मेरी आदर्श दंपत्ति वाली छवि लोगों के दिलों में गहराई से बैठ गई थी। जियांग निंग के परिवार पर पहले ही इतनी बड़ी मुसीबत आ चुकी थी। अगर मैं उस समय उसे छोड़ देता तो लोग मुझे बेवफा कहते। मैं चाहता था कि बाहर मेरी इज्जत बनी रहे और घर के अंदर भी सब चलता रहे। लिन थियान थियान मेरी शिक्षिका थी, किसी को हमारे रिश्ते पर शक भी नहीं होता। इस तरह 2 साल बीत गए, लेकिन हमेशा आज्ञाकारी रहने वाली लिन थियान थियान अचानक पहले से कहीं ज्यादा साहसी हो गई। एक दिन जब जियांग निंग बिजनेस ट्रिप पर गई हुई थी, वो चुपके से हमारे घर आ गई। उसने जियांग निंग का नाइट गाउन पहना रखा था, जियांग निंग का परफ्यूम लगाया हुआ था और उसी बिस्तर पर लेटी थी जिसे जियांग निंग ने खरीदा था। वो मेरा इंतजार कर रही थी। उसने कहा, चोरी छिपे मिलने का मजा ही कुछ और है। हर पल पकड़े जाने का डर सबसे बड़ा रोमांच देता है। और सच कहूं तो उसने जो कहा था वो गलत नहीं था। छुपकर किए जाने वाले रिश्ते का रोमांच मुझे पूरी तरह डुबो चुका था। जैसे ही जियांग निंग घर से बाहर जाती, मैं लिन थियान थियान को बुला लेता। जियांग निंग ने लिविंग रूम में कैमरे लगाए हुए थे, लेकिन मुझे कंप्यूटर की अच्छी जानकारी थी। हर बार जब लिन थियान थियान आती, मैं कैमरे का प्रोग्राम बदल देता ताकि जियांग निंग को कोई असामान्यता दिखाई न दे। लेकिन सच हमेशा छिपा नहीं रहता। जियांग निंग को दुर्लभ परफ्यूम इकट्ठा करने का शौक था। एक बार लिन थियान थियान उसके परफ्यूम में से एक अपने साथ ले गई। जियांग निंग ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। बाद में जब लिन थियान थियान मेरे ऑफिस आई तो उसके इस्तेमाल किए हुए उसी परफ्यूम की खुशबू मेरे कपड़ों पर रह गई। जियांग निंग ने वो खुशबू पहचान ली, लेकिन उसने उसी समय मुझसे कुछ नहीं पूछा। शांत स्वर में उसने कहा कि उसे बिजनेस ट्रिप पर जाना है। मैंने समझा कि वो सच में बाहर जा रही है। उसी रात मैं लिन थियान थियान को घर ले आया, लेकिन मुझे क्या पता था कि जियांग निंग अचानक वापस लौट आएगी। उसने हमें रंगे हाथों पकड़ लिया। जियांग निंग ने गुस्से में मुझे और लिन थियान थियान दोनों को कई थप्पड़ मारे। मैं घुटनों पर गिर गया और उससे एक और मौका मांगने लगा। जियांग निंग ने मुझसे लिखित माफीनामा लिखवाया। उस समय सच में मेरा उसे मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन तभी एक और मुसीबत आ गई। लिन थियान थियान गर्भवती हो गई। मेरी मां को जब ये बात पता चली तो उसने आत्महत्या की धमकी दे दी। उसने मुझसे कहा कि चाहे कुछ भी हो, बच्चे को बचाना होगा। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए मैंने दबाव में आकर लिन थियान थियान को एक्सचेंज स्टूडेंट बनवाने का इंतजाम किया ताकि वो विदेश जाकर बच्चे को जन्म दे सके। इसी बात को लेकर जियांग निंग और मेरे बीच बहुत भयानक झगड़ा हुआ। उसने खुलेआम धमकी दी कि वो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। उस दौरान जियांग निंग हमारे नए घर में नहीं रहती थी, वो पुराने घर में जाकर रहने लगी थी। मुझे डर था कि वो मेरे और लिन थियान थियान के रिश्ते का सच सबके सामने ले आएगी, इसलिए मैं उसे मनाने गया। लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि वो टीवी के सामने बैठी हुई थी। स्क्रीन पर मैं और लिन थियान थियान थे। हमारे निजी पलों की रिकॉर्डिंग चल रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। उसने मुझे घूरते हुए कहा, हु बाइनियन, सोचो अगर मैं ये वीडियो यूनिवर्सिटी की सालगिरह के बड़ी स्क्रीन पर चला दूं तो क्या होगा? तुम्हारा आदर्श पति वाला चेहरा,
तुम्हारी सम्मानित प्रोफेसर वाली छवि, सालों से बनाई गई सारी प्रतिष्ठा एक ही दिन में खत्म हो जाएगी। मैं घबराकर उसकी तरफ दौड़ा, उसके हाथ से फोन छीन लिया और वीडियो डिलीट कर दिया। मेरी आंखों में डर देखकर वो ठंडी हंसी हंस पड़ी। अब डर लग रहा है। जब लिन थियान थियान मेरे कपड़े पहन रही थी, मेरा परफ्यूम इस्तेमाल कर रही थी और तुम्हारे साथ सो रही थी, तब डर नहीं लगा। हु बाइनियन, मैं किशोरावस्था से तुम्हारे साथ हूं। आज हमारे पास सब कुछ है और अब तुमने मुझे धोखा दिया। बेशर्म इंसान, तुम्हें शर्म नहीं आती? और तुम्हें शर्म आती? अगर तुम्हें शर्म आती तो किशोरावस्था में मेरे पीछे नहीं पड़ती। अगर तुम्हें शर्म आती तो मुझसे शादी की जिद नहीं करती। मेरी बात सुनते ही जियांग निंग ने मुझे थप्पड़ मार दिया। अगर मैं और मेरे माता पिता तुम्हारा सहारा नहीं बनते तो क्या तुम आज यहां तक पहुंच पाते? हु बाइनियन, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? उसकी बात सीधे मेरे आत्मसम्मान पर लगी। मेरी आंखें लाल हो गईं, चेहरा विकृत हो गया। मैंने उसका गला पकड़ लिया। वो पूरी ताकत से छटपटाई, लेकिन मेरी उंगलियां लोहे की जंजीर की तरह उसके गले में जकड़ चुकी थी। अगर उसने मुझे उस हद तक मजबूर नहीं किया होता तो मैं उसे नहीं मारता, शियाओटिंग ने ठंडे स्वर में कहा। आगे बताओ। हु बाइनियन की आवाज कांप गई। उसके बाद भी मेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ। मैंने क्रिस्टल की फूलदान से उसके सिर पर कई बार वार किया। जब मुझे होश आया तब मुझे डर लगा कि सब कुछ उजागर हो जाएगा, इसलिए मैंने उसकी लाश सूटकेस में भर दी और जाकर फेंक आया। ये सब कबूल करने के बाद हु बाइनियन फूट फूट कर रोने लगा। उसकी चीखों में पश्चाताप, डर, नफरत और टूटन सब कुछ मिला हुआ था। उसने अपने ही हाथों उस इंसान को मार डाला था जो उसके साथ अंधेरे दिनों से उजाले तर चली थी। पूरी पूछताछ देखने के बाद मेरे मन में बहुत अजीब भावनाएं उठीं। सच कहूं तो औरतों को कभी भी गरीबी हटाओ मिशन समझकर शादी नहीं करनी चाहिए। कई बार अपने से बहुत नीची स्थिति वाले आदमी से शादी करने का बदला एहसान नहीं बनता, वो उसकी आंख का कांटा बन जाता है और आखिर में वही एहसान नफरत, हीन भावना और विश्वासघात में बदल जाता है। खासकर ऐसे फीनिक्स मैन जैसे लोगों में, जिनका आत्मसम्मान आसमान छूता है लेकिन जो अपनी असली जगह कभी स्वीकार नहीं कर पाते। एक बार जब ऐसे लोग सफल हो जाते हैं तो वे अपने शुरुआती इरादों को तुरंत भूल जाते हैं। हु बाइनियन और जियांग निंग इसका सबसे बड़ा उदाहरण थे। जियांग निंग हर मायने में हु बाइनियन से बेहतर थी। उसका परिवार भी उससे कहीं ज्यादा अच्छा था। हु बाइनियन के दिल में बहुत पहले से ही असंतुलन और दबाव जमा हो चुका था और उसकी मां भी ऐसी ही थी। पहाड़ों में रहने वाली एक पारंपरिक सोच वाली महिला जो अंधे आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसे लगता था कि उसका बेटा अपनी मेहनत से यूनिवर्सिटी तक पहुंचा और पहाड़ों से बाहर निकला। वो कभी जियांग निंग और उसके परिवार की मदद के लिए आभारी नहीं हुई, बल्कि उसे लगता था कि उसका बेटा दुनिया का सबसे महान इंसान है और जियांग निंग ही उसके बेटे से चिपकी हुई है। खासकर इसलिए क्योंकि जियांग निंग बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी। इसी वजह से वो खुलेआम उस कुत्ते का मांस पका सकती थी जिसे जियांग निंग ने 7 साल तक पाला था, और फिर भी उसे लगता था कि उसने कुछ गलत नहीं किया। उसके लिए वो सिर्फ एक जानवर था। पूछताछ कक्ष से बाहर निकलते हुए शियाओटिंग ने टीम के सभी सदस्यों से कहा, हाल के दिनों में आप सबने बहुत मेहनत की है। आज कोई ओवरटाइम नहीं, सब लोग जल्दी घर जाकर आराम करो। मैं भी फॉरेंसिक विभाग लौटने के लिए अपना कार्ड स्वाइप करने ही वाला था। ऑफिस से निकलकर कुछ ही कदम चला था कि मैंने एक लंबे आदमी को शियाओटिंग की तरफ आते देखा। कैप्टन शियाओ, वो सू ई बाई था। वो एक इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन सेंटर चलाता था। मेरे आने से पहले उसे पुलिस विभाग का सबसे हैंडसम आदमी कहा जाता था। अब तो भाई ये खिताब निश्चित रूप से डॉक्टर ये का हो गया है। ये फूल पत्ती वाले मजाक बंद करो। डॉक्टर ये सही कह रहे हैं। मैंने देखा कि सू ई बाई शियाओटिंग के साथ उसके ऑफिस में चला गया। सच कहूं तो वो वाकई बहुत लोकप्रिय थी। मुझे समझ नहीं आता था कि उसके मंगेतर ने उस पर कौन सा जादू कर दिया। इतने सारे चाहने वालों के बीच में भी वो सिर्फ उसी आदमी के प्रति वफादार रही, जबकि वो आदमी उसे बिल्कुल महत्व नहीं देता था। क्या सच में कैप्टन शियाओ के इतने सारे चाहने वाले हैं? बिल्कुल। सुई बाई का तो कहना ही क्या। जब भी वो कैप्टन को देखता है उसकी आंखों में गुलाबी दिल तैरने लगते हैं। पहले एक बहुत अमीर आदमी का अपहरण हो गया था, उसे हमारी कैप्टन ने बचाया था। उसके बाद वो अपनी जान बचाने का एहसान चुकाना चाहता था। हर दिन 99 गुलाब भेजता था और पूरे ऑफिस को दावत पर बुलाता था, लेकिन कैप्टन ने सीधे उसे चेतावनी दे दी, अगर फिर से परेशान किया तो उत्पीड़न का केस कर दूंगी। मैंने उस दृश्य की कल्पना की। वाकई ये बातें शियाओटिंग जैसी ठंडी और घमंडी महिला ही कह सकती थी। अरे शियाओ कियाओ, तुम अपनी कैप्टन को इतना मत सराहो, तुम भी काफी खूबसूरत हो। मौका मिला तो मैं तुम्हें किसी हैंडसम लड़के से मिलवाऊंगा। तो फिर पहले से ही धन्यवाद डॉक्टर। ये कार्ड स्वाइप करके छुट्टी करने के बाद मैं सुपरमार्केट चला गया। हाल में इतना व्यस्त था कि इस किराए के फ्लैट में आने के बाद अभी तक एक बार भी खुद खाना नहीं बनाया था। सामान का बैग लेकर मैं लिफ्ट में घुस गया। लिफ्ट का दरवाजा बंद ही होने वाला था कि अचानक बाहर किसी ने बटन दबा दिया। दरवाजा फिर से खुल गया। शियाओटिंग,
उसे देखते ही मेरी आंखों में आश्चर्य की चमक आई। वो मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने भी अनजान बनने का नाटक किया। वो अपना फ्लोर क्यों नहीं दबा रही? कहीं वो मेरे ही फ्लोर पर तो नहीं रहती? क्या उसे पहले से पता था कि मैं यहां रहता हूं? क्या उसने जानबूझकर मेरा पीछा किया? क्या उसने नहीं कहा भा कि वो सहकर्मियों को अपना पार्टनर नहीं बनाएगी? क्या नखरेबाज लड़की है। मैं 6ठी मंजिल पर रहता था। लिफ्ट वहां पहुंची तो मैं पहले बाहर निकला, लेकिन मेरी नजर लगातार शियाउटिंग पर थी और सचमुच वो भी मेरे पीछे बाहर आ गई। मैं कॉरिडोर में कुछ कदम चला और अचानक पलट गया। शियाउटिंग को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं अचानक मुड़ जाऊंगा। वो समय पर रुक नहीं पाई और सीधे मेरी छाती से टकरा गई। वो जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गई। उसे इस तरह मुझसे बचते हुए देखकर मुझे गुस्सा भी आया और हंसी भी। मैंने हाथ का बैग नीचे रखा और उसकी तरफ बढ़ा। इस बार वो पीछे नहीं हटी। उसने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। तुम क्या कर रहे हो? मैंने उसकी आंखों में देखा। खिड़की से आती रोशनी उसके ठंडे चेहरे पर पड़ रही थी और न जाने क्यों मुझे उस रात की सारी बातें याद आने लगी। मैंने अनजाने में अपने होठों पर जीभ फेर ली। उसकी सुंदर भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। ये शैन, थोड़ा ढंग से रहो। मैंने उसकी आंखों में छिपी घबराहट को देखा। माफ करना, बस मुझे उस रात की याद आ गई। अगर उसका चेहरा बिल्कुल वही ना होता तो मुझे सच में लगता कि वो कोई दोहरी व्यक्तित्व वाली इंसान है। नाटक क्यों कर रही हो? क्या तुम मुझे ढूंढने नहीं आई थी? क्या तुमने नहीं कहा था कि सहकर्मियों को अपना पार्टनर नहीं बनाओगी? तो फिर मेरा पीछा करते हुए यहां क्यों आई? मैं मन ही मन खुश हो रहा था। लग रहा था कि कैप्टन शियाओ खुद मेरे दरवाजे तक आ गई हैं। मुझे छोड़ो। तभी मैंने देखा कि शियाउटिंग मेरे फ्लैट के ठीक सामने वाले फ्लैट के दरवाजे तक गई। उसने पासवर्ड डाला और अंदर चली गई। दरवाजा बंद हो गया। मैं वहीं पत्थर की तरह खड़ा रह गया। शियाउटिंग मेरा पीछा नहीं कर रही थी। वो तो शुरू से मेरे सामने वाले फ्लैट में रहती थी। मेरा दिमाग भनभना उठा। चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैंने गहरी सांस ली, जमीन से अपना बैग उठाया और भागकर अपने फ्लैट में घुस गया। सीधे बाथरूम में जाकर ठंडे पानी से मुंह धोया। काफी देर जाकर चेहरे की गर्मी कम हुई। खाना खाते समय मैं अपने दोस्त यीबाई से चैट कर रहा था। खाने के बाद मैंने उससे मैसेज भेजा। लोग कहते हैं कि अच्छा प्यार इंसान को जवान बना देता है, लेकिन मुझे लगता है कि फोन यान तो खरपतवार मारने वाली दवा है। जो भी उसके पास जाएगा बदकिस्मत हो जाएगा। भाई तुम लाख बार सोच लेना, किसी एक घटिया औरत की वजह से दुनिया की सारी औरतों को मत कोसना। मैं अब ठीक हूं, मैंने सब समझ लिया है। औरत अगर सिर्फ खूबसूरत हो तो उसके साथ घूमना फिरना ठीक है, लेकिन शादी कर ली तो घाटा ही घाटा है। चिंता मत करो। तभी मेरी माँ का फोन आया। वीकेंड पर घर आकर खाना खा लेना। हाँ माँ, मुझे पता है, इस वीकेंड है ना? ठीक है, मैं आ जाऊंगा। फोन रखने के बाद मैं फिर से यीबाई को जवाब देने लगा, लेकिन अचानक मुझे कुछ अजीब लगा। जो मैसेज मैंने अभी भेजा था वो यीबाई की चैट में दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने चैट से बाहर निकलकर देखा, ऑफिस वाले ग्रुप में 99 से ज्यादा नए मैसेज थे। मैंने ग्रुप खोला और देखते ही मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने वो मैसेज गलती से ऑफिस ग्रुप में भेज दिया था। अब उसे वापस लेने में भी देर हो चुकी थी। ग्रुप में सभी लोग मेरे मैसेज पर जोरदार चर्चा कर रहे थे। मैं शर्म से मरने वाला था। क्या अब भी ग्रुप छोड़कर भागना संभव है? अगर आपको इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करो, साथ ही हाइप भी कर दो। जितना ज्यादा हाइप होगा उतना जल्दी मैं नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा।